आज के इस इजलास के सदर मोहतरम, हमारे अपने बुज़ुर्ग सरपरस्त हाजी फ़तेह मोहम्मद शाह साहब मंच पे तशरीफ़ फरमा, तमामी पार्टी के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, तमामी मेरे मंच पे तशरीफ़ फरमा शहर से आए हुए हमारी सरपरस्ती करने के लिए तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, ताहिरा शेख रशीद साहिबा, और अभी आप लोगों की मौजूदगी में जो मेरे सामने बैठे हैं साबिक कारपोरेटर, तमामी समाजी कार्यकर्ता, हमारे तमामी साथियों ने जो आज हमारा साथ देने का वादा किया, हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत ली, ऐसे तमाम ही हमारे साथी और इस इजलास के अंदर मौजूद तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, तमामी नौजवान साथी, तमामी मेरे मीडिया के तमामी दोस्त और शहर भर से बड़ी तादाद के अंदर नौजवान आए, तमामी हमारे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम वक्त आपको दिया गया था इस इजलास को कामयाब करने के लिए, और आप लोगों ने इस इजलास को कामयाब किया। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने आज यहाँ पर पार्टी के अंदर शमूलियत ली, ऐसे तमाम ही हमारे साथियों का पार्टी के अंदर इस्तकबाल करता हूँ और उन तमाम ही साथियों से ये वादा करता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखें, जो वादा हम लोगों ने आपसे किया है और आप लोगों ने जो वादा हमसे किया है, इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों और साथियों, मिशन 2024 आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, बोर्ड के ऊपर लिखा है मिशन 2024 असेंबली। सितंबर के अंदर, सितंबर महीने में आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगी, महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर और कई राज्यों के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे। और आज हम यहाँ पर इस इजलास के अंदर जो हमारे तमाम ही छोटे बड़े, तमाम ही हमारे सरपरस्त, हमारी बहनें जो आज हम यहाँ मौजूद है, यहाँ जमा हुए हैं, हम लोगों को असेंबली का जो मिशन हमारा अपना है उसका लाएमल तैयार करने के लिए, हमारा रूपरेखा तय करने के लिए, दिशा तय करने के लिए आज यहाँ पर हम सब लोग जमा हुए हैं। मुझे याद है कि 1996 में शेख रशीद साहब ने पहला आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। अभी असगर अंसारी साहब ने बताया आपको, उस वक्त तकरीबन 35,000 वोट शेख रशीद साहब ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लिया था। लेकिन उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने
आज मैं समझता हूँ काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो उनके वो साथी आज मंच के ऊपर वो साथी बैठे हैं जो 96 का भी इलेक्शन लड़े। हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी, और उस वक्त निहाल अहमद साहब के सामने शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा। निहाल अहमद साहब की तोती बोलती थी महाराष्ट्र में। हारने के बाद भी शेख रशीद साहब ने हिम्मत नहीं हारी और नए एक हौसले के साथ शेख रशीद साहब ने मुसलसल 5 साल मेहनत की, शहर की आवाम के बीच में रहे, आवाम के काम किए, मजदूरों के काम किए, गरीबों के काम किए। और 1999 का जब इलेक्शन 5 साल के बाद आया तो ये शहर ने शेख रशीद साहब को 29,000 वोटों से कामयाब किया था। मुझे याद है 5 साल फिर शेख रशीद साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक बहुत बड़ा अपोजिशन था, निहाल अहमद साहब अपोजिशन में थे, उनके वर्कर बहुत जाबाज थे उस वक्त, लेकिन शहर की आवाम ने दोबारा शेख रशीद साहब को मौका दिया। 2004 में दोबारा शेख रशीद साहब एमएलए बने। फिर 5 साल शेख रशीद साहब ने शहर की खिदमत की और उस वक्त भी शेख रशीद साहब का यही नारा था कि हम सिर्फ विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर, तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगेंगे। और आखिरी दम तक शेख रशीद साहब ने तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगा। 2009 के अंदर शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए, डिमिलिटेशन हो गया, नदी के उस पार और इस पार का हल्का बढ़ गया और एक मजहबी क़यादत शहर ने तस्लीम किया। मजहबी शख्सियत को, एक मुफ्ती को, एक आलिम को शहर ने एमएलए बनाया। शहर का हर फैसला सर आंखों पर। मैं आज वो 5 साल पूछना चाहता हूं शहर की आवाम से। मैं शहर की आवाम से वो 5 साल पूछना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक ये शहर को क्या मिला, क्या डेवलप हुआ, क्या तामीर और तरक्की हुई, क्या वादे किए गए। अगर एक आम इंसान अगर नुमाइंदा होता, एक आम इंसान अगर एमएलए होता, अगर वो वादा करता तो हम मान सकते थे कि सियासी लोग वादे से मुकर जाते हैं, लेकिन एक मुफ्ती, एक आलिम ने जो वादा किया था 5 साल वहां पर भी वो नाकाम रहे। मुझको मौका मिला 2014 2019 तक मैं एमएलए रहा, शहर ने मेरा साथ दिया और मैंने क्या किया यह आप जानते हैं, शहर जानता है। मुझे उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मिसाल उर्दू घर आपके सामने, फ्लाईओवर ब्रिज आपके सामने, हिल स्टेशन बना आपके सामने, और तालीम के नाम पर जो मैंने किया वो भी शहर के सामने है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 2019 आया, 2019 आया, मैं इलेक्शन हार गया। मैं आज तक परेशान हूं कि मैं इलेक्शन क्यों हारा। और मेरे अपने मुखालिफ
मेरे अपने मुखालिफ में शहर के तमाम ही लीडरान, चाहे उनकी एक कारपोरेटर की हैसियत हो, चाहे 4 कारपोरेटर की हैसियत हो, तमाम ही मेरे मुखालिफ लीडरान एक मंच पर आए, एक मजहबी शख्सियत को दोबारा मौका दिया, एक मुफ्ती को दोबारा मौका दिया गया, एक आलिम को दोबारा मौका दिया गया, और मैं इलेक्शन हार गया, वो जीत गए। उस वक्त भी हमने हार को माना और 5 साल आपके बीच में रहे, 5 साल आपकी खिदमत की हमने। ये 5 साल आपको सोचना है, शहर को सोचना है। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर की आवाम बहुत बेदार है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, तालीमी तौर पर बहुत बेदार है। यह मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। यह 2019 का MIM का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैनिफेस्टो है। इसमें 81 वादे किए गए थे, 81 वादे। आज के MLA जामा मस्जिद के इमाम हैं, आज के MLA महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर हैं, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम है, दारुल उलूम देवबंद के रुकन है, जमीयतुल उलमा के सदर है, और ना जाने मुझे याद नहीं है कि कितने ओहदे मजहबी तौर पर उनके पास हैं। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, यह शहर दीनी तौर पर बहुत बेदार शहर है। बहुत बेदार शहर है। आज मेरा सवाल है, जामा मस्जिद के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, आज मेरा सवाल है, ईदगाह के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, जमीयतुल उलमा के तो पीछे मैंने बोला था, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। महाराष्ट्र के तमाम ही मदरसे के ये जिम्मेदार है, सदर है, उन तमाम ही लोगों से, शहर के उलमाओं से, शहर के आलिमों से, शहर के मस्जिद के इमामों से, शहर के मस्जिद के ट्रस्टियान से, तमाम ही मिल्ली तंजीमों से मेरा सवाल है कि अगर आप उनसे चौराहे के ऊपर पूछिए, अगर इन्होंने इस मैनिफेस्टो पूरा किया होगा तो शेख आसिफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि एक मुफ्ती का वादा था, अगर मुफ्ती झूठ बोल सकता होगा तो वो मुझको बोल दे, और अगर ये बता दो कि एक मुफ्ती कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वो मुझे बता दो और शहर को बता दो। इनके फतवे हम मानते हैं, उसी फतवे पे चलते हैं। अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती ने फतवा दे दिया तो हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। और ये जो झूठ बोला गया इस शहर से 5 साल जो धोखा दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल आज मेरा है। ये मेरा सवाल है, ये शहर का सवाल है, यहाँ की माँ बहनों का सवाल है, ये नौजवानों का सवाल है, ये शहर के बाशऊर लोगों का सवाल है। इसका जवाब मांगता हूं। और मैं, अगर आपको इससे बड़ा और कोई चीज चाहिए कि एक आलिम, एक मुफ्ती, अगर आपको लगता है कि उस मिंबर से वो बयान कर सकते हैं, उस वहां पर नमाज पढ़ा सकते हैं और कुछ सबूत चाहिए, तो शेख आसिफ देने तैयार है। मैं तमाम ही ट्रस्टियान से बोलता हूं, आकर मुझसे मिलिए, मैं सबूत दूंगा।
मजबूरी है कि आप सवाल नहीं करते? क्यों ये शहर के बासौर लोग सवाल नहीं करते? कब तक ये शहर को धोखा दिया जाएगा? कब तक धोखा दिया जाएगा? फतेह मोहम्मद साहब यहां बैठे, हाजी साहब, ये शाह बिरादरी के सबसे सीनियर, इन्होंने तंजीमें चलाई है, आज तक सरपरस्ती कर रहे। इसी मैनिफेस्टो के अंदर वादा है, इसी मैनिफेस्टो के अंदर। ये लोग तो मेरे साथ थे। क्या वादा है? शाह बिरादरी को विजय एंटी का दर्जा दिलाया जाएगा। ये वादा इस मैनिफेस्टो के अंदर किया गया है। यह मेरे पास उसकी कॉपी है। मेरा सवाल है, क्या शाह बिरादरी को विजय एंटी का सर्टिफिकेट मिला? क्या इन्होंने 5 साल वो वादा पूरा किया? ये सबसे बड़ा झूठ है। ये 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इसके अंदर ये कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान भी आए। इनसे क्या वादा किया गया कि इनकी हिफाजत की जाएगी, मॉब लंचिंग को रोका जाएगा। इसी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। बताइए कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने कुरैशियों को मारा गया, कब आपके लिए नुमाइंदगी की गई? ये मेरा सवाल है। आप लोगों से भी, कुरैश बिरादरी से भी, शाह बिरादरी से भी मेरा अपना सवाल है। ये झूठ है। मैं आज इसके अंदर एक वादा था, इसके अंदर निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब का भी फोटो है, इसमें मुस्तकीम डिग्निटी साहब का भी फोटो है, इसमें बुलंद इकबाल साहब का भी फोटो है। मेरा आज कल की जनता दल और आज की समाजवादी से मेरा सवाल है, यह मैनिफेस्टो किसने बनाया था? कौन था? आप ही लोग थे ना, आप ही लोगों ने इलेक्शन लड़ा ना। इसके अंदर क्या लिखा है? साथी बुलंद इकबाल साहब के, जो मौलाना अली मियां नदवी लाइब्रेरी के सामने जो सेंटर है बुलंद इकबाल साहब के, वहां पे रोजगार के ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग दी जाएगी, मुस्लिम नौजवानों का सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ये वादा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बुलंद इकबाल साहब को। अगर आप चल रहे हो, और नहीं तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यह भी धोखा दिया गया एक मरहूम के नाम पर, ये शहर को। बहुत सारे 81 वादे बुनकर भाई, मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोई भूल रहे होंगे बुनकर भाई, तो ये मैनिफेस्टो आप उठाकर देखो कि आपसे क्या क्या वादे किए गए, आपसे क्या वादा वफा किया गया, ये भी आप देखो। मजदूरों से भी वादे किए गए। माथाड़ी बोर्ड जैसा आपका बोर्ड बनाएंगे, कहां है? झोपड़पट्टी के अंदर डोला विकास तामीर करेंगे, कहां है? मां बहनों को रोजगार देंगे, कहां है? ये तमाम ही पढ़ो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, रात निकल जाएगी। इतना बड़ा मैनिफेस्टो था। और एक मुफ्ती, एक आलिम ने वादा किया था इस शहर से। अब मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि एमआईएम के 2 एमएलए आए, एक फारूक शाह साहब, वो उनके हलके में क्या कर रहे, शहर और वहां के लोग देख रहे, मुझे कुछ नहीं बोलना। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आप ये बताओ क्या आपने 5 साल, आज भी, आज 12 तारीख है, जुमा का दिन है, आज महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी
क्या बोल रहा हूं? एमएलसी के चुनाव हुए 11 सीट के 12 उम्मीदवार थे। ईमानदारी से बोलना, जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े रह के बोलना, आपने किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? तो जिया हकीम साहब ट्रस्ट है, माफ करना, जिया हकीम साहब ही जाफरनगर में अख्तराबाद में पीछे ही रहते हैं। उनसे गुजारिश करता हूं, मेंबर से पूछना कि तुमने वोट किसको दिया। मुझे मालूम है बांद्रा की ताज होटल में कौन रुका था। आज भी आपने सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया, फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। आज भी आपने, ये हमको समझता है। इससे पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा का, एमएलसी का, वो तो वीडियो बताया था दगड़ू ऑयल मिल में, उस वक्त भी आपने फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया था। न तो मेंबर से बताना। आपने जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर स्पीकर का चुनाव था, मुझे बताओ यार, मेरा दिमाग काम नहीं करता। एक शख्स इमाम से चुन के आता, कुलाबा की ताज रेसिडेंसी में जो होटल है, वहां पर वजीर आला से मिलने जाते हैं। और बाहर जब नासिक का एक कुलकर्णी नाम का पत्रकार है, एबीपी माझा का, वो उनसे सवाल करता है, शायद नाम भूल रहा हूं लेकिन एबीपी माझा है, उसने पूछा कि आप यहां क्यों आए थे? क्या बोले पता है? वजीर आला साहब से मैं मिलने आया था, मैं हज पे जा रहा हूं, उनको गलत फहमी ना होना। अरे जैसा अवेसी वहां रुकेल था क्या? मुझे बताओ ना। अरे तेरी पार्टी भैया अलग, उसकी पार्टी अलग, वो वजीर आला, तू मुखालिफ में, उनसे मिलने क्यों? गलत फहमी क्यों? उस वक्त भी हज के नाम पर तुम तटस्थ रहे और सरकार की मदद की बनाने के अंदर फिरका परस्त सरकार की। इसका जवाब कौन मांगेगा? ठीक है, हमें तो जाहिल बोलते हो, तुम्हारी नजर में तो 70% लोग जाहिल है। ठीक है, तुम मजहबी हो, तुम शरीयत पे चलते हो, तुम सवाल कर लो, ईमानदाराना बोलना। कब तक मजहबी शख्स के अंदर, मजहबी शख्स के आड़ में धोखा खाएंगे आप लोग? क्या वजह है? एक आदमी मुकम्मल नाकाम है, उसके बाद भी मैं अभी आज हमारे इजलास में बोल रहा हूं, ये बातें मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं, जाकर गली और मोहल्लों के अंदर, चौक चौराहों के ऊपर पूछिए इनके वर्करों से। मैं तो जब स्टेज लगेगा तो आज सिर्फ जिया हकीम साहब का नाम लिया, बहुत बड़ी फहरिस्तें बनाया हूं, वहां पर तुमसे सवाल करूंगा। अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अल्लाह का खौफ है, और आप अगर मजहबी मुकामात के ट्रस्ट हो, जिम्मेदार हो, तो आपको पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। न तो अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है और आप भी उसका साथ दे रहे तो मेरा अल्लाह उसका फैसला करेगा, मैं तो वो ना करूंगा। इसका मैं पोस्टमार्टम आगे करूंगा, इसका पोस्टमार्टम मैं जरूर आगे करूंगा। लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यह इजलास आज हमने कीरत की, अल्लाह की तारीफ की, कुरान की आयत पढ़ी गई, और हमारा मजहब हमें सिखाता है कोई काम की शुरुआत करो, कीरत करो। यह आज आगाज है, हमने इलेक्शन की असेंबली की शुरुआत कर दी, इसलिए आज आपको जमा किया गया। मैं तमाम ही वर्करों से कहना चाहूंगा, यहां से जाने के बाद आपको डट जाना है। शहर में, मोहल्लों में, गलियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, माँ बहनों में, और आज से डट के खड़े रह के 2024 का इलेक्शन हमको जीतना है, इसकी तैयारी आपको करनी है।
18 तारीख तक वोट बढ़ाने का वक्त है। अपने घर में 18 साल के जो लोग हो गए उनकी वोट बढ़ाओ, 5-6 दिन बचा है, बेदार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इलेक्शन अभी मुहर्रम के बाद ताहिरा शेख रशीद साहिबा की क़यादत में अभी एक गाजिया मालुल्लाह साहब भी आ गए, कई ऐसे मुकर्रिर अनीस अजहर साहब है, कई लोग हैं हमारे मुकर्रिर हैं। एक हम मजबूत टीम तैयार करेंगे और मुहर्रम के बाद हमारी माँ बहनों को भी इस मैनिफेस्टो और इनके काले कारनामे बताने की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं गली गली के अंदर। आप तमाम ही लोगों से कहो जिनको मीटिंगें लेना है, लेडीज मीटिंग करना 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, 500 की करो, 50 की भी हो तो बुलाइए, हम सब आएंगे और हम वहाँ मीटिंगें लेंगे और जहन साजी करने का काम आज हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों को ऐलान कर रहा हूँ कि आज से हमको जुट जाना है, कोई आगे पीछे पलट के देखना नहीं है। शेख रशीद साहब ने हमको बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ, अल्लाह का करम है, इतना खजाना मालूमात का दिए है, इतनी टेक्निक दिए है, इतने हिकमत अमली करने के तरीके बता के गए। हर उनकी हिकमत अमली को जो उन्होंने सिखा के गए हमको लेकर आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। रहा सवाल कि हम किस पार्टी से लड़ेंगे, भाई अभी मैं कम से कम 15 मिनट बोलूंगा, शांत तो बैठो। अभी जो वनडे चल रहा था, अभी 2020 में रहा सवाल कि हम किस पार्टी से असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी है, यानी यहां पर महाविकास आघाड़ी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है कई लोगों के जहन में सवाल है, कई लोगों के जहन में सवाल है कि हम किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर सी बात है यहां पर सेटिंग सीट 2019 में मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, लेकिन हमारी पार्टी हमने तब्दील कर दी। अब सेटिंग सीट है तो कांग्रेस भी मांगेगी कि ये सीट हमको ही चाहिए, राष्ट्रवादी भी मांगेगी हमको ही चाहिए, समाजवादी भी महाविकास आघाड़ी में है, वो भी बोलेंगे हमको ही दो, क्योंकि अखिलेश भैया आ रहे। क्यों आ रहे अखिलेश भैया? तो सीट मांगने के लिए आ रहे, वो भी मांगेंगे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, ठीक है, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन 3 पार्टियां मांगेंगी। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी हो, हमको सीट छूटे या ना छूटे, हम हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं? महाविकास आघाड़ी से अगर हमको सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हमको ज़हन बनाना है, सीट छूटे ना छूटे, ऐसा समझ लो कि हम आजाद हैं, समझ लो हम आजाद हैं, और आजाद का ज़हन बना के चल पड़ो। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, वो पार्टी, सब छोड़ दो, बस निकल पड़ो, बाद में तय करेंगे क्या होगा। लेकिन आज ये ज़हन बनाकर कि सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में इलेक्शन लड़ना है और वो तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करो। कोई फिक्र उकर मत करो। अगर कांग्रेस सीट नहीं छोड़ेगी तो क्या हम बैठ जाएंगे, काम करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे इसको बगावती सूर बोलो, क्या आघाड़ी का धर्म का मैं पालन नहीं कर रहा वो बोलो, जिसको जो समझना वो समझे,
लेकिन हर हाल में इलेक्शन लड़ा जाए। ये बात आज मैं आपसे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर बोलना चाहता हूं और बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे परिवार की और हमारे अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत आपने ये 45 दिन के अंदर भाप ली है। भापे कि नहीं? ये 45 दिन में तो खास तौर से भाप ली है। कितनी हिम्मत होना, कितनी हिम्मत होना। मैं भी महाराष्ट्र असेंबली का मेंबर रह चुका हूं। मुझे याद है कि जब मैं मेंबर असेंबली था, हाउस में बैठता था, तो जब दाऊद इब्राहिम का नाम बीजेपी के लोग लेते थे, मैंने सुना मेरी कानों से। लेकिन पहली मर्तबा शेख आसिफ का नाम असेंबली के अंदर आया, ये भी बराबर है। मैंने ये सुना कि कोई मामला होता था, कोई मसाइल होते थे महाराष्ट्र में, तो दाऊद इब्राहिम का नाम अपोजिशन वाले लेते थे, बीजेपी के लोग लेते थे। लेकिन कल आपने भी सुना, महाराष्ट्र ने भी सुना और दुनिया ने भी सुना कि शेख आसिफ को अटक करो, ऐसा सवाल हमारे शहर के एमएलए से। क्यों किया पता है? क्यों किया पता है? नहीं, मैं बताता हूं। सुन, पानी की टाकी लीकेज हो रही थी, इसके लिए बोला। क्या? पानी की टाकी लीकेज हो रही थी तो उसको एमसील लगाने के लिए बोला। उनके चेहरे पे खौफ नहीं देख रहे थे कि मुफ्ती साहब, खौफ नहीं दिख रहा था। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है असेंबली की, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है। और तुमने फिर झूठ बोला कल। क्या बोले थे खयाबान चौक, निसाद चौक में, कि मैंने सवाल लगा चुका हूं। सवाल किसको बोलते मुझे पता है। इजलास जिस दिन चालू होता है, शुरू होता है ना, उससे एक महीना पहले सवाल डाला जाता है। बीच में सवाल डालने का मौका नहीं मिलता है एमएलए को। तुमने कल 0 आवर में बोला। क्या बोल रहा हूं? 0 आवर में बोला। ना सामने मंत्री बैठे थे, गृह मंत्री, और ना तुम्हारी बात पर स्पीकर ने जबान हिलाया। क्या बोल रहा हूं? मुझे मालूम है ना। बहुत गंभीर जब बात होती है तो स्पीकर आखिरी में आदेश देता है कि सरकार ने दखल लेना, सरकार ने नोंद लेना। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपने पढ़ा, वो सुना गया और वो बात खत्म हो गई।
और ताकत लगा लो आप। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर की आवाम से बोलना चाहता हूं, मां बहनों से और तमाम यहां बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मैं जेल में रहा तो आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो भागूंगा नहीं, जेल जाऊंगा, वहां से नॉमिनेशन करूंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, शहर को इलेक्शन लड़ना है और जेल में से बैठकर आपको मुझे जिताना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जिताओगे। आप सोच रहे होंगे इनको जेल में डाल दो तो ये बैठ जाएंगे, वे बेवकूफ इंसान हुआ। कभी ऐसा नहीं हो सकता। शेख रशीद की औलाद है। शेख रशीद साहब ने बुज़दिल नहीं बना के गया हमको, क्या बुज़दिल नहीं बना के गया। शेख रशीद साहब ने बहुत हिम्मत वाला बहादुर हमको बनाकर शेख रशीद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मैं आज बोल रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं। जेल भी जाऊंगा तो तुमको लड़ना है, बाहर सब बंदोबस्त हो जाएगा, सब कोई फिक्र करो मत। इलेक्शन लड़ने जो सामान लगता हो सब हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस लड़ना है। मैं सुना कि आज जलसा है शहर में कहीं, मुफ्ती साहब अब मुझे बताओ, ये शहर की लाखों और इस महाराष्ट्र की लाखों आवाम ने अपनी आंखों से देखा और पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई, वीडियो है। सरकार बेवकूफ है क्या? क्या आप पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या? क्या मैं असेंबली के अंदर बोल दूंगा, एक बाजू बोल दूंगा, दूसरी बाजू पता नहीं रहता। वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, सब वहां पर ऑनलाइन जाता है। अगर आपको बोलना था ना, ईमानदारी अगर आप में होती, अगर आप बेईमान नहीं होते तो आप दोनों बात बोलते कि दोनों का इंक्वायरी होना चाहिए। आपने वैसा नहीं बोला, आपने वन साइड बोला। ठीक है, आपको मुबारक। ऐसे आपकी डिमांड करने की कोई हमको जरूरत भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई हमको मदद की जरूरत है। तुमसे पहले मैंने लेटर बहुत काले कर दिया हूं। दिल्ली इसके लिए गया थे क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने तो एक बहाना था, 2 दिन ऐसी मुकाम करा गया। तुम अलग बात है कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नहीं रुकते, आपके लिए जान तो रुक जाता। कौन रूम बुक करते मुझे नहीं पता है क्या? कौन आपको दिल्ली से फोन आता तो 1 लाख अर्जेंट डालो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम है क्या? तो वही दिल्ली के अंदर मैं भी गया था, लेकिन मैं भी सदन में रुका था। दोनों क्रॉस फायरिंग की मैंने इंक्वायरी मांगा हूं। मैंने नेपाल की बात सच बोला हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। हवा में शेख आसिफ कभी बात नहीं करता। ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ वो लड़कियों से बात करने, औरतों से बात करने नहीं है। ये बहुत मटेरियल है इसमें। मैं चाहता हूं इंक्वायरी आए, चाहे मरकजी हुकूमत की आए, चाहे महाराष्ट्र हुकूमत की आए,
और मैं चाहता कि मुझको बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए कि आपने लेटर दिया, आपने डिमांड की, नेपाल की बात की, तो आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ मेरे से ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर पुलिस को सबूत दूंगा, फिर पुलिस को सबूत दूंगा जब समझ में आएगा। मैं आगरा 2-3 टाइम जाना हुआ मेरा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, बराबर है। शाहजहां ने मुमताज के लिए याद में खूबसूरत ताजमहल बनाया। पूरी दुनिया उसको देखने आती है, गोरे काले अंग्रेज सब आते हैं, मोहब्बत करने वाले भी वहां जाते हैं। लेकिन जो 3-3 औरतें करते, शाह बानो, जरा रिकॉर्डिंग अच्छी करो ना तुम लोग। शाह बानो तीसरी औरत करने के बाद भी शहर को पता नहीं है, कुछ लोग तीसरी भी कर ले रहे हैं, शहर को पता नहीं, और ना जाने किसको किसको पता नहीं है, लेकिन शेख आसिफ को पता है। अरे मुमताज के लिए ताजमहल बना रहे, तुम तीसरी औरत तो बता दो मैंने किया, उसका नाम शाह बानो है, ये तो बता दो, ये क्यों नहीं बता रहे? और इससे आगे कुछ बोलना होगा, अगर उधर से जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा। अभी सिर्फ ये और एक टेलर देके छोड़ रहा हूं, ये टेलर देके छोड़ रहा हूं। शाह बानो, रात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास ना ऑडियो रिकॉर्डिंग है एमएलए की, है ना, एमएलए की नहीं है, एमएलए के ताल्लुक से 2 मेरी प्यारी प्यारी बहनें बात कर रही है आपस में, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं बताने, सुनाने नहीं सोच रहा हूं, जाने दो। मैंने जो हलाले वाली जो बात बोला हूं ना, मेडिकल वाली जो बात बोला हूं ना, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं फिर रुक रहा हूं और फिर मैं इन लोगों को बोल रहा हूं कि इतने नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, इससे नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो। शहर में शहर की बदनामी मत करो। अगर तुम मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर झूठे इल्जाम लगाना बंद नहीं करे, अगर जाति दुश्मनी निकालना बंद नहीं करे, चाहे असेंबली में बोल के चाहे बाहर लेटर देकर, तो याद रखना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। ऑडियो भी निकालूंगा और मालेगांव से लेकर नेपाल तक का भी मटेरियल जब मैं बाहर निकाला, और कुछ यहाँ के सियासी लोगों का मटेरियल अगर मैंने जिस दिन बाहर निकाला, तो याद रखना ये शहर के अंदर तुम मुंह बताने लायक नहीं रहोगे। मैं जिम्मेदारी से मुंह बताने लायक नहीं रहोगे तो इलेक्शन क्या लड़ोगे तुम? सब मेरे पास मटेरियल है, लेकिन मैं ये शहर का, यहाँ पैदा हुआ, ये शहर से प्यार करता, ये मस्जिद और मीनारे शहर को बदनाम नहीं होने देना चाहता, इसके लिए मैं रुक रहा हूं। और मैं क्रॉस फायरिंग के भी बहुत सबूत है। कौन सा तड़ीपार आदमी मनमाड़ से यहां था उस दिन, उसके फोटो भी है, उसका नाम भी है, सब है मेरे पास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोर्ट फैसला करेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस को जो सच होगा वो करे। आप क्या समझते हो मेरी इंक्वायरी नहीं हुई? आप क्या समझते हो? इन्होंने तो कल बोला, मेरी तो 1 हफ्ते से इंक्वायरी चल रही है।
रोजाना मैं 3 दिन गया हूं पुलिस स्टेशन, मेरा जवाब हुआ है, जवाब मैंने नोंद करवाया हूं। खालिद हाजी ने भी अपना जवाब नोंद करवाया, अकील चाचा ने भी उनका जवाब नोंद करवाया। क्या हमारी इंक्वायरी नहीं चल रही है? लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि हम मुजरिम हैं तो कार्रवाई करे, लेकिन सबूत बताए, सबूत बताए, सबूत। अगर ये हजरत सोच रहे होंगे मैंने असेंबली में बोला तो पुलिस पकड़ लेंगी, ऐसा होगा नहीं। जब से दाऊद इब्राहिम भागा है तो पार्लियामेंट की संसद में बोला गया, अभी तक तो नहीं उसको पकड़ा गया क्या? तो ऐसा बोलने से होता नहीं, सबूत लगते हैं। तो मैं आज यहीं रुक रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों, मटेरियल मेरे पास बहुत है। और आपको मैं एक बात बोलता हूं यार, कितना आदमी ने ईमानदार होना मुझे बताओ। मैं नाम लेकर बोलता हूं, हुसैन सेठ कंपाउंड के हमारे तमामी भाइयों को 12 नवंबर हुआ, शहर ने देखा। मैं ठीक है, मैं उनकी जातियात पे ऐसा नहीं बोल रहा, उनको याद दिला रहा हूं। इनके ऊपर केस दाखिल हुआ, इनके घर के 2-3 लोगों के ऊपर केस दाखिल हुआ, ये फरार थे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और न तो उनसे जाके पूछना कि सरकार तक छगन भुजबल साहब मंत्री थे, मैं वहां गया, लेकर मंत्रालय लेकर गया, पुलिस स्टेशन लेकर गया, कोर्ट में लेकर गया, वकील के पास गया और उनकी जमानत करवाया, मदद की सब मदद करने के बाद ठीक है, आपको जा रहना है, आपको हक है, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। न तो दिन तो सबके आते, दिन तो सबके पलटते हैं, धूप और छाव होती है, लेकिन ये तरीका ये शहर के अंदर बराबर नहीं है। अगर अपने आप को बहुत मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार बोलते हो तो कम से कम अपनी खुद की इस्लाह करो। ये शहर वो भी ध्यान रखता है, खुद की इस्लाह करो। लेकिन मुझे इस टाइम मैं शेख रशीद साहब के ताल्लुक से आखिरी बात बताऊंगा। मुझे बताओ, इस मंच के ऊपर हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक के लोग बैठे हुए, यहाँ पर भी बैठे हुए। शेख रशीद साहब ने हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी, हर मसलक, हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर चला, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबके काम आए और सबका साथ दिया, सबकी मदद की, सबके मसाइल हल किए। कभी भेदभाव नहीं शेख रशीद साहब ने किया। अगर किसी का भी शेख रशीद साहब ने काम किया होगा एक बाल बराबर भी, तो आज आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। शेख रशीद साहब की तरह मैं भी काम करूंगा, मेरा परिवार भी आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं भी आपको लेकर चलूंगा। मैं भी कोई भेदभाव नहीं करता और ना इंशाल्लाह करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं मजहबी तंजीमों से, शहर के तमाम ही लोगों से बोलना चाहूँगा कि इसका जवाब मुझे चाहिए। एक आलिम ने झूठ बोला है, शहर को धोखा दिया है, करप्शन किया है, बेईमानी की है, उलमाओं के साथ क्या, हाफिज़ों के साथ क्या, मजदूरों के साथ क्या, शहर के गरीबों के साथ क्या, अमीरों के साथ क्या। बहुत बड़ा धोखा ये। या तो इसके ऊपर फतवा दे दो, अगर ये फतवा आ जाएगा कि नहीं वो झूठ बोल सकते तो मैं उम्मीदवारी से मागार हो जाऊँ। मौलाना सही है, न तो ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, कब तक? कहीं तो इसको रुकना चाहिए। बस यही गुजारिश है कि आज हमारा ये जो मिलावा है, ये इजलास है, ये हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं का। आप बहुत जाबाज हो, आप एक लोग 100 वोट के मालक हो, आप हजारों वोट के मालक हो। अगर आज से आपने तय कर लिया, ये मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा, अगर आपने यहाँ तय कर लिया और यहाँ से निकल के अगर आप लोग लग गए, तो मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी।
और मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से लग जाओ और वक्त वक्त पे पार्टी का प्रोग्राम दूंगा और मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के तहत आपसे मुलाकात का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला, कामकाज का सिलसिला, लेडीज मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।